नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सेन। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। हम हाजिर हैं विशेष कार्यक्रम हमारा शहर हमारा नेता। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। इनके पिता ग्वालियर से जिला अध्यक्ष रहे। उन्होंने जनता की आवाज नोटबंदी के दौरान बुलंद की और उसी दौरान वो जनता के लिए शहीद हो गए। बहुत स्वागत है मितेन जी आपका बंसल न्यूज में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मितेन जी, ये देखते हैं कि बात कर रहे हैं जब शहर की, तो ग्वालियर शहर पुराना शहर है, रियासतकालीन शहर, विकास के नए आयाम गढ़े, कई शहरों ने सीखा इससे। आज किस तरह देखते हैं शहर को? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बंसल न्यूज़ द्वारा मुझे हमेशा मौका दिया जाता है कि अपनी बात को मैं जनता के बीच लेकर आ सकूं। धन्यवाद प्रहलाद भाई, धन्यवाद बंसल न्यूज़। अब आपने बात की शहर की, तो मेरे लिए एक लाइन है, माई ग्वालियर लिव्स इन माई हार्ट एंड माई ग्वालियर लिव्स इन माई सोल। मेरा हृदय भी यहीं बसता है, मेरी आत्मा भी यहीं बसती है। और जब हृदय और आत्मा बसाने वाली बात आ जाती है तो फिर बात आती है दुख की। जिस शहर को 1990 में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सजोया था, वो इस तरीके से सजोया था कि अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, ग्वालियर के अंदर 100 से अधिक इंडस्ट्री थी। अगर आप कपड़े की बात करें, बिरला से लेके सियाराम से लेके सारी मील इंडस्ट्री ग्वालियर के पास हुआ करती थी। मतलब भोपाल, इंदौर के लोग और दिल्ली के लोग भी ग्वालियर के बनाए हुए कपड़े पहनते थे। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 1990-2000 की। और उसी दौरान स्टील कंपनी ग्वालियर में आई। आप देखिए कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि जिसके लिए ग्वालियर पहचाना गया। और वो दौर, और अगर हम पीछे जाएं अंग्रेजों के जमाने में, तो तिघरा बांध बनाया गया था। और उस बांध को बनाने का रीजन था कि लोगों को पानी मिल सके। इट्स कॉल्ड डेवलपमेंट विद इन द सिटी। तो वो डेवलपमेंट के लिए पानी की अति आवश्यकता है। तो वो तब का बांध बना हुआ आज भी ग्वालियर के 25 से 30 लाख आबादी को पानी दे रहा है। तो अब मुझे ये बताइए, भाजपा वाले सभी नेतागण और मैं कहूं हमारे मुख्यमंत्री जी, कि इस ग्वालियर को आपने दिया क्या? सिर्फ अपने जुमले के अलावा, सिर्फ अपनी घोषणाओं के अलावा इस ग्वालियर को घोषणाएं मिली हैं, जुमले मिले हैं। आप में से कोई भी मेरे साथ लाइव डिबेट में आए और मुझे 4 या 5 चीजें जिससे जनता की एजुकेशन, जनता की हेल्थ, सिटी का डेवलपमेंट्स ऑफ रोड पे आके मुझसे बात कर सके। लेकिन दावे तो ये हैं कि ग्वालियर को चंबल का पानी मिलेगा। और यहाँ तक कि हम बात करें तो जब कमलनाथ जी सत्ता में थे तो ये उन पर आरोप लगे कि 15 महीनों की सरकार में उन्होंने कभी ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल की बात तक नहीं की। अगर आपको बता दूं, जो भाजपा वाले कहते हैं, कमलनाथ जी की पहली सोच थी कि जिस दौर में 1990 में ग्वालियर जिस तरीके से पहचाना जाता था, वही पहचान ग्वालियर को मिले। तो वो आने वाले समय में जो इन्वेस्टर मीट थी, उसके द्वारा कई कंपनियां इस ग्वालियर मालनपुर में लेकर आने वाले थे, जहां पर उनको मात्र कुछ निशुल्क मैं कहूं या मूल्य कहूं, जिसमें वो जमीन मिलती और वापस से वही ग्वालियर में वही मिलें आती है। उनकी सोच थी। और दूसरी सोच कमलनाथ जी की कि यहां पर जो किसान है, अगर कोई इंडस्ट्री आके उनकी जमीन लेती है तो वो भी उसका भागीदार बने। ये भी कमलनाथ जी का विजन था। कमलनाथ जी एक विजनरी लीडर हैं। अगर देखा जाए कि शहर कैसा होता है तो आप छिंदवाड़ा जाके देखिए, तो उससे पता चलेगा। जब वो छिंदवाड़ा इतना सुंदर था तो ग्वालियर के लिए उनके मन में कितने भाव थे, इस शहर को उज्जवल बनाने के, इस शहर में प्रकाश डालने का और इस शहर में नौजवान के लिए नौकरी की व्यवस्था तक करने का। लेकिन मैं देखता हूं कि कांग्रेस जिस जद्दोजहद में है, अभी भले ही सिंधिया नहीं है, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब कांग्रेस ही आपस में उलझ जाते हैं। तो इस दौर में किस तरह से कांग्रेस वापस स्थापित हो पाएगी? बात करें ग्वालियर में, बल्कि ग्वालियर के अलावा भी जो शहर हैं आसपास के, हर जगह इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। तो एक बड़ी चुनौती अंदर खाने कांग्रेस के भीतर भी है। भले ही सिंधिया चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जद्दोजहद, आपस में गुटबाजी, ये कम नहीं होती। प्रहलाद भाई, बड़ी अब आपने बात कुछ ऐसी की है तो मैं पहले बता देता हूं, आज जिस टॉपिक के लिए आपने मुझे बैठा लाया वो मेरा शहर मेरा नेता है। तो हम शहर की बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कई ऐसे दिन आएंगे जब मैं आपको इस बात का और अच्छा जवाब दे सकता हूं। तो मैं मौका और इस समय गंवाना नहीं चाहता कि इस बहस में जाएं, बल्कि हम ये बात करें कि भाजपा ने क्या सड़कें दी,
क्या हेल्थ स्ट्रक्चर दिया, क्या एजुकेशन स्ट्रक्चर दिया? अब मैं इसको और विस्तार में बताता हूं। यही एक दौर में कहा जाता था ग्वालियर में रोडें धुला करती थी, जब वो दौर हुआ करता था। आज वो दौर ऐसा आया है कि बारिश के पानी से इस तरीके से रोडें धुलती हैं कि जो कमीशन कमाने आते हैं 10-10 गड्ढे छोड़ जाते हैं। आज वही हेल्थ स्ट्रक्चर, जब वो बात चल रही है, पिछले 15 साल से ये लोग सरकार में हैं, अब 20-22 में जाके जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब जाके हॉस्पिटल की नींव रखी गई। जो आप देख रहे हैं बड़ा गजरा राजा के बगल में हॉस्पिटल बन रहा है और उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। ये कमलनाथ जी की दी हुई है, भाजपा उस पर कितने भी नारियल फोड़े। अब बात करते हैं एजुकेशन सेंटर। ये शहर हमारा है, मेरा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेतागणों का विजन क्या है, और मैं प्रहलाद भाई से निवेदन करूंगा आप उनसे पूछिए विजन क्या है आपको शहर को लेके। वो गिनाएंगे बिजली, वो गिनाएंगे सड़क, वो गिनाएंगे पानी। ये विजन नहीं है, ये जरूरतें हैं। शहर में विजन का मतलब होता है वेयर यू गेट इंडस्ट्रीज इन द सिटी, वेयर यू गेट IT कंपनीज इन द सिटी, वेयर यू हैव अ लैंड फॉर द वेकेंट यूथ, जहां पर हम उनको रोजगार दे सकें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके माध्यम से पहुंचा, इनसे पूछिए मग्गा राम जहां पर बनी हुई है, उसके आगे बिरला नगर का जो स्टेशन आता है, वहां पर इतना बड़ा जेसी मील का लैंड पड़ा है। आज 15 साल में कितनी कंपनियों ने बात की है, इन्होंने उसको किराए पे क्यों नहीं दिया? अगर आज अकेला वही जेसी मील का दिया हुआ लैंड किराए पे दिया होता, आप पूछेंगे क्यों फायदेमंद होता कंपनी के लिए? आपको पता है सबसे बड़ी कॉस्टिंग क्या होती है कंपनी के लिए? ट्रांसपोर्टेशन। वो अकेली एक ऐसी जगह है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑन रेलवे स्टेशन ट्रैक था। तो आप सोचिए कि कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने यूथ को अपना शहर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। तो हम बात शहर बनाने की करें, ना कि शहर तोड़ने की। ये लोग शहर तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। यार हम सब लोग इस शहर में बसते हैं। मैं स्वयं किसान का बच्चा हूं। मैं अपने यूथ को अपने साथ देखता हूं कि किस तरीके से वो यूथ आज परेशान है नौकरी के लिए। 10-10 हजार के लिए मैं कसम खा रहा हूं प्रहलाद भाई, वो 15,000 की नौकरी करने गुड़गांव जा रहा है, जिसमें से 5,000 का खर्चा वो वहां दे रहा है। आप समझिए यूथ की पीड़ा को। उससे पूछिए कि पेट्रोल डीजल का दाम और महंगाई कितनी है, और आप देखिए कि अमीर सही में अमीर होता जा रहा है। भाजपा की आप टेंडेंसी समझिए। मैं एक बात करता हूं, थोड़ा सा ये आउट ऑफ टॉपिक है। आप ये बताइए, जो रेत का काम हुआ करता था पहले, आपने देखा होगा सब मिल जाता था, बीच के भी लोग कुछ कमा लेते थे। अब आपने टेंडर्स रेट इतने हाई कर दिए, तो आप जनरेट कहां कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट? आप मुझे बताइए, वेयर द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड? वही मोदी जी कहां बोलते थे 2 करोड़ नौकरियां, शिवराज सिंह चौहान 2 लाख नौकरियां। आपको पता है अभी डॉक्टर्स की कितनी? 90,000। आपके साथ जब मैं पिछली बार बैठा था पूरे आंकड़ों के साथ, 90,000 डॉक्टरों के पद खाली हैं, 30 से 40 हजार टीचरों के पद खाली हैं। क्या हो रहा है इस शहर में? पीड़ा है, मुझे दिल से पीड़ा है। अच्छा, ये जिस तरह से बातचीत यूथ की हो रही, चूंकि आप यूथ लीडर हैं, वो जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, तो क्या लगता है यूथ को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि पिछली बार हम देखते हैं कि आपने बहुत कोशिश की थी, टिकट की डिमांड भी पार्टी में रखी थी, लेकिन शायद आपको मौका नहीं मिला। लेकिन हर बार अगर ऐसा होता रहा, चूंकि आप जैसा यूथ आइकॉन जो युवाओं को एक मार्गदर्शन दे सकता है, तो पार्टी यूथ को क्यों आगे नहीं लाती? क्या इसकी जरूरत है यूथ को मौका देने की? आपकी ये प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब है। इस बार आप जाइए उत्तराखंड, इस बार आप जाइए पंजाब, इस बार आप जाइए गोवा और यूपी। यूथ को सबसे ज्यादा मौका दिया है पार्टी ने, तो वो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। तो ये आपके सवाल का जवाब। और दूसरी बात रही राजस्थान की, आपने देखा होगा अभी अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन 2004 से जो था उसको सेंक्शन किया है। अब देखिए कर्मचारियों की लहर क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते? सोच नहीं है, विजन नहीं है, क्योंकि विजनरी लीडर कांग्रेस में ही होते हैं। भाजपा ने कभी विजनरी लीडर आए ही नहीं है। उसका रीजन, क्योंकि ये धर्म के अलावा कोई बात नहीं करते। और यूथ की बात करिए, आज वहां पर अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने यूथ के लिए स्पेशली 2 लाख नौकरियों के साथ साथ वो उन्होंने करके दिखाया। मैंने नौकरियां किन किन सेक्टर्स में दी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज मेरा शहर है ग्वालियर, मैं विदेश में पढ़ता था, अपना शहर में आया क्योंकि मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना है। और मैं चाहता हूं कि ये शहर में इतना पोटेंशियल है, इतना सामर्थ्य है, इतनी ऊर्जा है, और यहां के युवा में इतना जुनून है। अगर उसे वो उद्देश्य या वो लक्ष्य दिखाया जाए ना,
तो यहाँ का चंबल संभाग का युवा, आप ये समझिएगा, आज पूरे देश की राजनीति ग्वालियर से होती है। तो आप, वो भी एक समय यूथ हुआ करते थे, आज जो नेतागण पूरे मध्य प्रदेश और नेशनल को हमारे भारत देश में कार्य कर रहे हैं, वो सब ग्वालियर के हैं। तो आप सोचिए कि कितना पोटेंशियल इस ग्वालियर में। अटल बिहारी जी, माधवराव सिंधिया जी, यहाँ तक का मैं एक आईएएस ऑफिसर से मिला था, पहला न्यूरो सर्जन ग्वालियर के था, पहला आईएएस ग्वालियर का था। सामर्थ्य से भरा हुआ है मेरा चंबल संभाग, लेकिन ये मौका नहीं देते, ये पीड़ा देते हैं ये यूथ। अच्छा, इनसे पूछिए कि इंदौर की तरह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, यूथ के लिए आज तक कोई ट्रैक क्यों नहीं है, जब आपको पता है चंबल का सबसे ज्यादा युवा आर्मी में जाता है, उनके लिए सुविधाएं क्यों नहीं है। आप इंदौर जाइए, आपको हर जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। मुद्दे पे बात ही नहीं है, इनको सिर्फ जैसी मुद्दों की बातें आती हैं, सिर्फ वही घिसी पिटी चीजें गिनाते हैं। अगर आपको मौका मिलता है या आप जैसे यूथ को किसी को मौका मिलता है, तो क्या कुछ शहर के लिए करने की इच्छा है? मैं अपने पिता के भाव को सजो के राजनीति कर रहा हूं। जो उनकी सोच थी शहर के प्रति, वही मेरी सोच है। कभी ईश्वर ने मौका दिया, क्योंकि देने वाला वो, लेने वाला वो। मेरा काम है कर्म करना, मैं निरंतर करूंगा। अगर मेरे राधा कृष्ण की कृपा रही और मुझे मौका मिला, तो मैं बस इतना जानता हूं, मैं अभी आपसे बोल बहुत कम रहा हूं, लेकिन जब आप वो एक साल देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि विजनरी लीडर क्या होते हैं और चंडीगढ़ की तरह ग्वालियर को कैसे चंडीगढ़ में कन्वर्ट किया जाता है। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। अच्छा, ये पिता के जाने के बाद राजनीति में आए, राष्ट्रीय स्तर की यूथ की राजनीति में किस तरह से वो मुकाम मिला, अभी चल रहे हैं लगातार, क्या कुछ लक्ष्य है आगे? मैं यूथ से एक ही चीज कहूंगा, संघर्ष करने से कभी डरना मत, और ये मत सोचना कि हमने कहाँ जन्म लिया है। जन्म मैंने भी किसान घर में लिया है, मेरे पिता की कुछ अच्छी व्यवस्थाएं थी, मैंने उनको आगे बढ़ाई। तो कभी भी कोसना नहीं, अपनी एक मंजिल, खुद का जुनून और पेशेंस, और पढ़ो। जब तक ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तब तक कर्म अनुसार अपने लक्ष्य को भी नहीं पा पाओगे। और दूसरी बात मैं स्पेशली कहूंगा कि आध्यात्मिक ज्ञान जरूर धारण करना है यूथ को। इसलिए करना है, अगर आपको अपने मंजिल में सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए और वो लक्ष्य चाहिए, तो आध्यात्मिक ज्ञान वो रास्ता है कि जिससे आप वो सब पा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उसे खुद प्रैक्टिस करता हूं। और याद रखिएगा यूथ, अनुभव, प्रैक्टिस करो, डरो मत, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। गांधी जी ने रिस्क लिया, स्वामी विवेकानंद जी ने, नेल्सन मंडेला जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने जानी, मतलब अगर आपको प्रेरणा, भगत सिंह जी कहाँ 23 साल की उम्र में, जब हम आज 23 साल की उम्र में बेड से उठते हैं, उन्होंने 23 साल में इतिहास रच दिया। पढ़ो, पढ़ोगे तो जुनून मिलेगा, पढ़ोगे तो एक विजन मिलेगा। क्योंकि ये नेतागण यही चाहते हैं आप ना पढ़ो, आप व्हाट्सएप की पढ़ाई पढ़ो और फेसबुक की पढ़ाई पढ़ो। आपको किताबों को धारण करना है, वो जीवन का एक हिस्सा है, पर किताब आपके मूल्य आधार है। उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अपने जुनून को दिशा दो, मंजिल आपकी है, दिशा आपकी है। 2023 की तैयारियों में कमलनाथ जी जुट गए हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है 2023 किस तरह से रहने वाला है और क्या कुछ मंशा बना ली है कांग्रेस? देखिए प्रहलाद भाई, 2023 कांग्रेस का है। 10 मार्च को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर हम 10 मार्च के बाद बातें करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पे ईश्वर द्वारा कमलनाथ जी सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि कमलनाथ जी ने अपना एक लक्ष्य बना रखा है कि मैं मध्य प्रदेश में सरकार बना के रहूंगा, और जो पहचान है मध्य प्रदेश की, उसको उस पटल पे लेके जाऊंगा जहां आज हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, वो मध्य प्रदेश आज पुनः उसी दौर में लौटेगा। क्योंकि ही इज अ विजनरी लीडर, ही इज बॉर्न टू लीड, आई बिलीव इट। ग्वालियर संगीत की धरा है, सुर सम्राट तानसेन की यह नगरी है। हेरिटेज की बात करें तो कई ऐतिहासिक इमारतें यहां पर मौजूद हैं, लेकिन बावजूद यहां टूरिस्ट उतनी संख्या में नहीं पहुंचते जितनी तुलना अगर हम उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से करें या राजस्थान के जयपुर या अन्य शहरों से करें। पहले ग्वालियर नाइट स्टे के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। आगरा में लंच होता था और स्टे टूरिस्ट का ग्वालियर में हुआ करता था। रिसेंटली आपने देखा होगा लंच ग्वालियर में होता है, स्टे ओरछा में होता है, जो मोस्टली टूरिस्ट आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि किस स्ट्रैटेजी के बयान, जब ग्वालियर के पास इतना आधार है टूरिज्म स्ट्रक्चर का, मॉन्यूमेंट्स का,
तो आपने अभी तक इन 15 सालों में ऐसी कोई भी जगह डेवलप क्यों नहीं की जहां पर, क्या बात करते हैं आप ओरछा की, ओरछा के साथ साथ तिघरा के पास भी इतनी ग्रीनरी है। अगर सरकार चाहती तो 15 साल में तिघरा के आसपास सरकारी स्ट्रक्चर्स बना के प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाकर आज वो टूरिज्म हब होता। आज तानसेन जी का मकबरा यही है और लोग दूर दूर से आते हैं, तो उसको लेके उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बना दिया है। अगर यहां पर पूर्ण व्यवस्थाएं होती सरकार द्वारा तो व्यक्ति 2 दिन ग्वालियर में भी रुकता, गौहद के पास भी जाता। गौहद के पास मैंने सुना है उससे पहले एक पुराना पार्लियामेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर अंदर आप गांव में जाएंगे वहां पर एक बहुत पुराना पार्लियामेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे कहा जाता है आधार रखी गई थी, वो एथेंस की तरह बनाया हुआ है। तो वो भी लोगों को पता नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी 15 सालों के अंदर टूरिज्म को एक फ्री स्पॉट नहीं कर पाई? किस लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को फ्री में जमीन नहीं दी? अगर आप 10 रुपए भी वसूलते तो आप देखिए वो करोड़ों का स्ट्रक्चर आज इस ग्वालियर को कितना रोजगार देता, कितना सेल्फ डेवलपमेंट देता और खुद एक विकास के पटल पे लोग उदाहरण देते कि ग्वालियर जितना सुंदर शहर कोई नहीं है। पर इनकी मानसिकता नहीं है भाजपा वालों की इस ग्वालियर को आगे बढ़ाने। इंदौर और भोपाल मेट्रो की तरफ बढ़ चले हैं और हम बहुत पीछे हैं। आप मेट्रो का भोपाल में और इंदौर में स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्वालियर में अभी तक बसों के लिए एक लेन ही नहीं बनी है और कह दिया जाता है बहुत आसानी से कि ग्वालियर में बसें ही नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? अगर आपकी प्लानिंग होगी, बसों के लिए सेपरेट लेन होगा, तो लोग जाहिर सी बात है उस एसी बस में बैठ के अपने पॉइंट्स पे उतरेंगे। पर आपका मन ही नहीं है काम करने का। देखिए प्रहलाद भैया, सिंपल बात है, मन और कर्म दोनों के भाव जमीन पे दिखते हैं। इंदौर में नेताओं का मन और भाव है तो वहां दिखा आपको, भोपाल में दिखा, पर इस ग्वालियर के लिए जितना नेतागण इस ग्वालियर में बैठा है और चंबल संभाग का नेतागण पूरा मध्य प्रदेश चला रहा है कहने के लिए, पर उनमें वो भाव ही नहीं है कि इस शहर को वो सौगात दे सके जिससे यहां का आम आदमी भी चैन से रह सके और सरकार द्वारा कई फायदे का लुत्फ उठा सके। हम देखते हैं कि महाराजवाड़े को बेहतर स्मार्ट सिटी के लिहाज से तैयार किया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ जो अतिक्रमण की बात कर लें या जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि स्मार्ट सिटी में महाराजवाड़ा इस तरह से जैसे विदेश के जो शहर है फसाड लाइटिंग भी की गई है, तो वो जो व्यवस्थित जो टूरिज्म के लिए जो व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जो वहाँ पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन्हें विस्थापित करने की भी आवश्यकता है। देखिए भैया, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट मैं पहले जनता को समझाना चाहूँगा होता क्या है। स्मार्ट सिटी मीन्स अ बेटर टेक्नोलॉजी विच वी कॉल स्मार्ट। जैसे आज एंड्रॉयड फोन्स के हम लोग आईफोन के देखते हैं, इसको हम स्मार्ट कहते हैं। तो स्मार्ट सिटी मीन्स कि आप नई टेक्नोलॉजी लेके आए, डेटा एनालिसिस सेंटर्स लेकर आए, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लेके आए, इसको हम कहते हैं बीइंग स्मार्ट। वाईफाई सेंटर्स लेकर आए, एक हब बनाया जाए जहां पर लोग फ्री में स्मार्ट सिटी के टेक्नोलॉजी की सुविधा का लुत्फ ले सके। पर यहां स्मार्ट सिटी में इन्होंने क्या डाल दिया? नई सड़कें, नया फुटपाथ, ठीक है, और यही दो। और हाँ, मेन बात, पुरानी दीवालों को पुतवाना, उन पे चित्र बनवाना, ये स्मार्ट है इनके लिए। मैं सिंपल बात कह रहा हूं जनता से, बड़ा कभी सोचिएगा कि ये स्मार्ट होता है क्या? हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब समझते हैं कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है। पुराने स्ट्रक्चर्स को बनवा देना स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट सिटी मीन्स होती है इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव डेवलपमेंट, इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स, इफेक्टिव विजन्स। दिस इज व्हाट बीइंग स्मार्ट फॉर यूथ। नितिन जी, एक बात और हम पूछ रहे हैं कि चूंकि बहुत डिफरेंस है आपकी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी में देखते हैं कि बहुत यूथ इतने ज़्यादा आगे नहीं है जितना आपकी पार्टी में यूथ आगे हैं। तो क्या तुलनात्मक अंतर आप दोनों दलों में देखते हैं बीइंग यूथ लीडर? ये बहुत अच्छी बात आपने बोली और मैं निवेदन करूंगा सभी भाजपा के जो एपीवीपी के यूथ हैं, मैं सब यूथ का सम्मान करता हूं। हर कोई अलग अलग पार्टी की विचारधारणा से काम करते हैं, पर है तो सब हमारे भाई यूथ हैं। तो उस यूथ से अपील है मेरी कि आप एक लाइन पे ना चलें। क्या है, भाजपा वाले जो पढ़ाई कराते हैं ना,
वो क्या है? हिंदुत्व की पढ़ाई जो यूथ को वो कराते हैं। अच्छी बात है, हिंदू मैं भी हूं, पर सिर्फ वो उसी पढ़ाई में लीन रखते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि बाहर सिंगापुर का मॉडल देखिए, किस तरीके से उन्होंने अपनी सिटी को स्मार्ट बना रखा है। बाहर आप इंडोनेशिया के मॉडल देखिए। तो यूथ को जो पढ़ाई, एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, वो अकेला धर्म नहीं होता है, धर्म से आगे भी है, अर्थशास्त्र भी है, इकोनॉमिक भी है। तो जब हम दूसरे क्षेत्रों में भी यूथ को पढ़ाएंगे, और ऐसा नहीं है कि यूथ नहीं समझता है, समझता है, पर भाजपा की ये टेंडेंसी है कि यूथ को कहां बिजी रखें? जाति में, धर्म में। तो यूथ सोच ही ना पाए कि ये भी एक दुनिया है। और कांग्रेस दूसरी जगह क्या करती है? वो कहती है व्हाट डज लीडर मीन, इट्स अ वास्ट डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। वहां दिखता है शशि थरूर जी, वहां दिखते हैं सचिन पायलट जी, वहां दिखते हैं कपिल सिब्बल, विवेक तनखा। मतलब उनको, वो भी तो यूथ थे एक दौर में, तो हमारे आइडियल्स भी वही होंगे जो आज उस एज में पहुंच गए। तो वो है एक यूथ की डेफिनेशन ऑफ वास्ट, वेयर दे हैव एक्सपोजर। हम लोग यूथ को बाहर क्यों भेजते हैं? आज ग्वालियर की शिक्षा, जितने पहले लोग कोटा से ग्वालियर आने लगे थे, जब कांग्रेस का दौर था 2000 में, कोचिंग सेंटर्स बनने लगे थे, आज क्या हुआ? सारा यूथ इंदौर जा रहा है पढ़ने, भोपाल जा रहा है, पुणे जा रहा है। क्यों? ग्वालियर में जगह नहीं है। ग्वालियर भी उतना सुंदर है, पर इन नेताओं का मन नहीं है कि ग्वालियर में स्टूडेंट्स रहें, पढ़ें और खुद का डेवलपमेंट करें। हमें लिटरली सोचना चाहिए, ग्वालियर मेरी धरती है, इसने मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ है, और हमें अपने माँ के प्रति कृतज्ञ रहना है। और मैं यूथ से ये भी कहूंगा, अपील भी करूंगा, 2% कंट्रीब्यूशन अपने तरीके से जो हम ग्वालियर शहर के लिए कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, वो हमें करना चाहिए अपने शहर के लिए। जब तक शहर को अपना नहीं समझेंगे, यहां पर टेंडेंसी क्या हो गई? हम फलाने गांव से ग्वालियर में रहने आए, गांव से आए पर शहर हमारा है, गांव भी अपना, शहर भी अपना। तो जब शहर में रहने आए तो शहर को गले लगाओ, क्योंकि आपका शहर है, आपकी रोड है। और जब तक हम प्रेम भाव से नहीं रहेंगे शहर में, उस विचार धारणा को नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये शहर सुंदर कैसे बनेगा? बिकॉज मॉरल डिफाइंस द सिटी। ये एक सवाल और कि जिस तरह से यूथ लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, चाहे जयवर्धन सिंह जी हों, जीतू पटवारी हों, विक्रांत भूरिया हों, तो क्या ये जो आने वाला जो समय है, तो ये खुलकर आगे आकर पूरी तरह पार्टी के लिए वर्क करेंगे और यूथ, एक नई यूथ लीडरशिप को गढ़ने का काम करेंगे? मैं प्रहलाद भाई आपसे कहूंगा, आप देखोगे वो ऑलरेडी पार्टी के लिए बहुत आगे काम कर रहे हैं। आदरणीय जयवर्धन जी ऑलरेडी आप देखेंगे अपने क्षेत्र से लेकर अनेक क्षेत्रों में जाके किस तरीके से यूथ को इंस्पायर करते हैं अपने विचारों से। जीतू भाई अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, विक्रांत भाई अपने क्षेत्र में लगे हैं। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने में व्यस्त है, वहाँ की यूथ को प्रेरणा भी देने में व्यस्त है कि किस विचारधारणा से हमें काम करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है जितने भी यूथ के लीडर्स हैं, सब अपने तरीके से पार्टी के भाव और भावनाओं से कंट्रीब्यूट करने में लगे हुए हैं। नकुल नाथ जी की क्या भूमिका देखते हैं आप? चूंकि 2023 का इलेक्शन है और युवाओं की एक अच्छी खासी तादाद मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे में जयवर्धन सिंह हो गए, नकुल नाथ हो गए, और अभी हम बात कर रहे थे विक्रांत भूरिया, आप चूंकि यूथ लीडरशिप को आगे लेने का काम कर रहे हैं, तो 2023 में आप सभी की क्या भूमिका? देखिए, आदरणीय नकुल नाथ जी ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में, वो हमारे एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप देखिए कि वो अपने आप में डेरिवेशन ऑफ इंस्पिरेशन है। क्यों है? कि आज छिंदवाड़ा के यूथ को पता है कि हमारे डेवलपमेंट का अगर सूत्र है तो वो नकुल नाथ जी हैं। वो भी अपने पिताजी की तरह वही कार्य करने में लगे हुए हैं जिस तरीके से उन्होंने छिंदवाड़ा को डेवलप किया। अब वो यूथ में ट्राइबल एरियाज में जाके ऐसे कई डेवलपमेंट और प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जहां पर वो यूथ एजुकेटेड भी हो, समझे भी और उस आधार पर चले भी। तो हर जगह आप देखोगे कि कांग्रेस के अंदर इतना पोटेंशियल है, हर एक कार्यकर्ता में भी, हर एक व्यक्ति में। जिस दिन सरकार बनेगी 2023 के अंदर, आपको एक नए भाव से इस ग्वालियर नहीं, इस हर एक अंचल के शहर में आपको एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि याद रखिएगा, डेवलपमेंट लीडर का विजन करता है, और जो यहाँ के लीडर के विजन का डेवलपमेंट है वो आप 15 साल में देख चुके हैं। अब कांग्रेस के लीडर के विजन का जो डेवलपमेंट है वो आपको 2023 से देखने को मिलेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि जो
स्थापित लीडर हैं बीजेपी के, उनके जो पुत्र हैं, चाहे देवेंद्र प्रताप तोमर की बात कर लें या अन्य जो लीडर हैं, बात करें हम प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा जी, वो पहले यूथ में कार्यकारिणी में भी थे, उसके बाद उन्हें जगह नहीं मिली। देखिए प्रहलाद तो भाई, ये मैं आपको फिर से बोलूँगा, आज मुद्दा मुझे बहुत अच्छा मिला है मेरे शहर पे बोलने के लिए। ये राजनीतिक बातें हम दूसरे मंच पे करेंगे, मुझे शहर के बारे में बता लेने दीजिए कि कितनी अभी तक कमियां हैं शहर के अंदर कि लिटरली कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रोडों की। आप मुझे ये बताइए, शहर की एक रोड, आज आप एक नाम लेके मुझे बता दीजिए, साक्षात आप बैठे हुए हैं, वन रोड जो ग्वालियर में हम स्मूथ और शिवराज सिंह चौहान जी आदरणीय सीएम साहब की भाषा में कहे अमेरिकन रोड्स, आप मुझे एक रोड बता दीजिए ग्वालियर में जो लाइक अमेरिकन रोड है। बन तो रहा है राजपथ 300 करोड़, बन तो रहा है, शब्द सुनिएगा, बन तो रहा है। आज 2022 में बन रहा है और ये बात कर रहे हैं 15 साल से कि हमने अमेरिकन रोड्स दे रखे हैं। जानते सब कोई हैं, बस पता नहीं किस तरीके से इनका भाव है कि ये जनता की परेशानियां नहीं समझ पा रहे हैं कि शहर के अंदर आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग्स के लेवल डाउन हो गए हैं। आपकी क्या प्लानिंग है? चंबल से पानी कब आएगा इस ग्वालियर शहर में? सवाल हमें इस बात का करना है, कब आएगा? आज पानी नहीं आया तो आप 20-23 के बाद ग्वालियर की कंडीशन नहीं समझते हैं, पर कोई भी नेतागण उस पर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। अरे यूथ को वोट बैंक के लिए शोषण मत करो, यूथ जागरूक हो चुका है और यूथ इस बार बताएगा मार्च 10 को कि वो कितना जागरूक हो गया, और फिर मार्च 10 के बाद मैं और आप फिर से बैठ के बात करेंगे, फिर आप बोलिएगा कि नहीं भैया यूथ जागरूक हो चुका है, वो बदले के भाव से आगे बढ़ रहा है। अगर 2023 में आपकी सरकार आती है तो ग्वालियर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या मेट्रो है, उस दिशा में क्या कुछ वर्क करेंगे? मैं इतना जानता हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी का जो विजन होगा वो डेफिनेटली इस ग्वालियर को देखने को मिलेगा। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा, ग्वालियर इज माई हार्ट, ग्वालियर इज माई सोल। I breathe for Gwalior and I will live for Gwalior because I am born here and I will die here. Thank you. तो ये थे हमारे साथ युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह, जिनका कहना है कि 2023 में अगर उनकी सरकार आती है तो ग्वालियर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और उनकी जो सरकार है, जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो ग्वालियर को एक अलग तस्वीर मिलेगी। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन चूंकि सत्ताधारी दल में बैठे नेता हैं, उन पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, शहर की बदहाल सड़कों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके बीच। धन्यवाद।